बॉलीवुड तहस नहस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझो आप। रवि किशन किसी जमाने में भोजपुरी फिल्मों में काम किया करता था, फिर हिंदी फिल्मों में भी काम करने लगा था और आज के वक्त में काफी हिंदी फिल्में कर रहा है। क्योंकि रवि बीजेपी पार्टी में है, एमपी है, तो जाहिर सी बात है जितने भी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उसके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। रवि के साथ मैं 2007 में फिल्म बना चुका हूं, जब कभी वो नगमा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तो मैं रवि को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मुझे पता है कि रवि बहुत बड़ा झूठा है, छोटा मोटा झूठा नहीं, बहुत बड़े वाला झूठा है। और जबकि एमपी बन गया है तो अब तो झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया है। तो यही वजह है कि डेली रवि कुछ ना कुछ झूठ बोलता है और रवि के उसी झूठ को लेकर जेनजी बच्चे खूब रील्स बना रहे हैं। आज के वक्त में सोशल मीडिया पर रवि के बारे में जो रील्स बनी हुई है उनकी भरमार है। रवि ने कहीं एक इवेंट में हाथ से ऐसा कुछ डांस किया था, उस पर बहुत ज्यादा रील्स बन रही हैं। फिर रवि उसी इवेंट में कुछ उछलता हुआ आ रहा था, उस पर भी बहुत ज्यादा रील्स बन रही है। और जैसे कि मैंने कहा, रवि के सारे बयान ऐसे हैं कि जिन पर रील बनना पक्का है। तो कहने का मतलब यह है कि जेन जी बच्चों ने रवि की रील बनाई हुई है सोशल मीडिया पर। लेकिन रवि ये बात मान ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर रवि ये बात मान लेगा तो फिर तो भाई साहब वो बहुत ही सच्चा पक्का इंसान है। तो रवि का कहना यह है कि रवि ने जेन जी बच्चों को पागल बना दिया है, जेन जी बच्चों पर ऐसा जादू कर दिया है कि वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। रवि भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि जेन जी बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं तो जरा सुन लीजिए ये आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अभी कल की बात है, कल संसद से जब निकले रवि किशन जी, उनसे कुछ पूछा गया, राहुल गांधी के इलाहाबाद की रैली के बारे में उनसे पूछा गया, तो वो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये है क्या? सुन लिया भाई साहब आपने, अकल ठिकाने आ गई, पता चल गया कि जो बच्चे हैं वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन आप सुधरोगे नहीं, ये मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि भाई साहब जितना मैं आपको जानता हूं उतना तो कोई और जानता ही नहीं है। आप कितने बड़े वाले झूठे हो ये सिर्फ मैं बता सकता हूं। आज इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 रिलीज हुई है और बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग मिली है। इस फिल्म का पहले दिन का ऑल इंडिया नेट बिजनेस होगा 15 से 18 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी ओपनिंग है। पिछले 10 साल से इमरान हाशमी की कोई भी फिल्म नहीं चली थी। यही वजह है कि सब ऐसा मान रहे थे कि अब इमरान हाशमी की ऐसी कोई फिल्म नहीं आएगी जिसकी वजह से उसका कमबैक हो जाए, वो फिर से हीरो बन जाए। वो अर्जुन कपूर बन चुका है, बात खत्म हो चुकी है। लेकिन ये बॉलीवुड है जो हर फ्राइडे को बदलता है। अगले फ्राइडे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो आज के फ्राइडे ये हुआ कि इमरान हाशमी का कमबैक हो गया है। इमरान हाशमी की फिल्म सुपरहिट हो गई है आवारापन 2। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि ये इमरान हाशमी की फिल्म 10 साल के बाद हिट हुई है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये फिल्म हिट हो गई है तो इमरान सुपरस्टार बन गया है। इसके बाद जो 2 फिल्में रिलीज होंगी, अगर उनमें से एक भी चल गई तो इमरान हाशमी का कमबैक हो गया है। और अगर वो दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई तो फिर इमरान हाशमी वहीं पहुंच जाएगा जहां आवारापन 2 से पहले था, यानी कि सुपर फ्लॉप माना जाएगा, कैरियर खत्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल में उसके बाद कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इमरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगली 2 फिल्में भी रिलीज के लिए तैयार है, यानी कि इमरान के पास ऐसा चांस नहीं है कि वो कुछ अच्छी फिल्में चूज करे जो इस फिल्म के बाद रिलीज हों। इस फिल्म के बाद इमरान की वही 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो वो ऑलरेडी शूट कर चुका है, कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि इमरान भाई की नाव जो है वो समंदर में डगमगा रही है। इमरान भाई, ऊपर वाला करे आपके साथ अच्छा हो, हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं। वैसे तो बहुत बड़े मिठाई के शोरूम की मालकिन वामिका गब्बी कोई ना कोई ऐसा बयान देती रहती है जिसकी वजह से वो न्यूज में बनी रहती है। वो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा करती रहती है कि पब्लिसिटी मिलती रहती है। लेकिन अब वामिका ने कुछ ऐसा कहा है जो पंजाबियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। Why तो ठीक है मनी, which one? A few Punjabi films I've done, and also because I didn't have any other films. And it's not like just for money, but कुछ और था ही नहीं, तो सरवाइव तो करना है ना, तो वो कर लिया जिसमें इतना दिल नहीं था, इतना मजे कैरेक्टर में इतना कुछ था नहीं, बस है तो कर लिए।
वामिका का यह बयान सुनकर बहुत सारे पंजाबी बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। वो वामिका को भर भर कर गालियां दे रहे हैं। हिंदी फिल्में करने से पहले वामिका पंजाबी फिल्में किया करती थी, लेकिन अब वामिका ने कहा है कि मैं पंजाबी फिल्मों में काम करती थी बिना दिल के। मेरी कोई इच्छा नहीं थी उन फिल्मों में काम करने की, लेकिन क्योंकि मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं अपना खर्चा चलाने के लिए पंजाबी फिल्मों में काम किया करती थी। पंजाबी फिल्मों की कोई वैल्यू ही नहीं है तो उनमें काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि जो वामिका कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है। एक्चुअली वो पंजाबी फिल्मों में काम कर रही थी सिर्फ इसीलिए कि उसको थोड़ा सा फेम मिल जाए और पैसे मिल जाए। वामिका को कभी भी पंजाबी फिल्मों की हीरोइन नहीं बनना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वामिका की इस बात पर किसी को भी नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है जो पंजाबी है वो बहुत ज्यादा नाराज है। उनका ऐसा मानना है कि उनकी फिल्मों की बेइज्जती की है वामिका ने। जो उन फिल्मों में काम करते हैं यानी कि जो पंजाबी इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी बहुत नाराज हैं। उनका भी ऐसा कहना है कि भाई इस लड़की ने हमारी इंसल्ट की है, हमारी फिल्मों की इंसल्ट की है। हालांकि मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अब वामिका पंजाबी फिल्मों में काम नहीं करती और ना आगे करेगी, तो वामिका को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पंजाबी फिल्मों में काम करने वाले उसके बारे में क्या कहते हैं। वामिका जी सही जा रही हो। आज सन्नी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 भी रिलीज हुई है, जिसको प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने, डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने। इस फिल्म को बहुत ही खराब ओपनिंग मिली है। इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा 5 से 6 करोड़ रुपए। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 125 CR, जबकि उसमें सन्नी देओल की फीस नहीं है, सन्नी देओल ने पैसे नहीं लिए हैं। और अब इस फिल्म का बिजनेस 40 CR से ज्यादा का हो नहीं सकता, यानी कि जो थिएट्रिकल शेयर होगा आमिर खान को मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 18 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि आमिर खान की यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। और जब मैंने इस फिल्म के टीजर का रिव्यू किया, ट्रेलर का रिव्यू किया, मैंने तभी कहा था कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है, यह फिल्म किसी भी हाल में नहीं चल सकती। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब सन्नी की फिल्म गदर 2 रिलीज हुई थी, मैंने तब भी ये कहा था कि ये एक तुक्का है। जब सन्नी की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी और फ्लॉप हो गई थी, मैंने तब भी ये कहा था कि इसके बाद अब सन्नी की कोई फिल्म नहीं चलेगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सन्नी की एक फिल्म रिलीज हुई थी जाट, वो भी बहुत बड़ी फ्लॉप थी। जो निर्माता थे उनका तकरीबन 20 करोड़ का नुकसान हुआ था। और आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अब आने वाले वक्त में सन्नी देओल की जो भी फिल्म आएगी वो डिसास्टर ही होगी, सुपर फ्लॉप ही होगी। सन्नी देओल की कोई भी फिल्म आने वाले वक्त में नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि सन्नी देओल बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है। सन्नी देओल को किसी को नहीं देखना है। जो गदर 2 था वो एक तुक्का था। गदर 2 के हिट होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सन्नी देओल बड़ा स्टार बन गया है। और अब जबकि सन्नी देओल ने बंटवारा 1947 में काम कर लिया है, पाकिस्तान और इंडिया को भाई भाई बता दिया है, पाकिस्तान और इंडिया के भाईचारे की बात की है, तो अब गदर 3 भी नहीं चल सकती। गदर 3 भी अगर रिलीज होगी तो सुपर फ्लॉप ही होगी। यह बात तो मैं आप लोगों को हमेशा ही कहता आया हूं कि जब कोई एक लड़की हीरोइन बन जाती है तो मरते दम तक हीरोइन बने रहना चाहती है। लेकिन हीरो लोगों का भी ऐसा ही है। जब कोई आदमी एक बार हीरो बन गया तो वो मरते दम तक हीरो बने रहना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि मरते दम तक लोग उसे पहचानते रहे। और आज के वक्त में जितने भी बुढ़े एक्टर हैं जो घर बैठे हुए हैं वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। उन बेचारों की समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे न्यूज में रहने के लिए। तो वो सारे बूढ़े एक्टर उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब रील्स बना रहे हैं और खुद को बेइज्जत कर रहे हैं। जरा देख लीजिए। मैं इन सभी बूढ़े एक्टरों से कहना चाहूंगा कि डेस्परेट होने से कुछ भी नहीं होगा, अपने आप को जलील करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने आप को जलील करेंगे, अपना मजाक बनाएंगे, तो उससे आपको काम नहीं मिलने वाला। बेहतरी इसी में है कि आप आराम से इज्जत के साथ अपने घर बैठिए और बस मरने का इंतजार कीजिए। भजन सम्राट अनूप जलोटा साहब को आप जानते ही हैं, बहुत बड़े आशिक मिजाज आदमी हैं, कई बार शादियां कर चुके हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड रख चुके हैं। बिग बॉस में बाकायदा एक छोटी सी लड़की को अपने साथ लेकर गए थे जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अनूप जी तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और अब इस उम्र में तो उनको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली, तो आप बिल्कुल ही गलत थे भाई साहब। गुरु जी को फिर एक चेली मिल गई है। जरा देख लीजिए।
तो आज की तारीख में गुरुजी इनको गाना सिखा रहे हैं। गाना सिखाने का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अनूप जी सही के बंदे हो यार, कमाल के आदमी हो आप। मतलब आप जैसे बहुत कम लोग हैं बॉलीवुड में। बॉलीवुड में क्या, दुनिया में भाई साहब। एंजॉय करो, ऐश करो भाई साहब, दिक्कत ही कोई नहीं है। आप जब किसी एक्ट्रेस को पर्दे पर देखते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखती है और आपको शायद ऐसा लगता होगा कि ये इतनी ही सुंदर है रियल में भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लड़कियां हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो कहां कहां मेकअप कराती है जरा देख लीजिए। देख लिया भाई साहब मेकअप कहां कहां होता है। आप यकीन कीजिए, अगर टांगे भी दिखाती हैं ना तो टांगों पर भी मेकअप होता है, अगर पेट भी दिखाती हैं तो पेट पर भी मेकअप होता है। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपको पर्दे पर दिखता है वो सब कुछ मेकअप का कमाल होता है। रियल में ये लड़कियां बहुत ही नॉर्मल है। रियल में ये लड़कियां सुंदर नहीं है। आप यकीन कीजिए, कई एक्ट्रेसेस तो ऐसी हैं जिनको देखकर आपको उल्टियां आने लगेगी। आप ये पूछोगे अपने आप से कि यार ये तो पर्दे पर इतनी सुंदर दिखती है, रियल में ऐसी क्यों है? लेकिन हकीकत यही है भाई साहब। अजय देवगन भाई बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना चुका है। पान मसाला बेचता है, गुटखा बेचता है, सिगरेट बेचता है, न जाने क्या क्या करता है भाई साहब। कोल्ड ड्रिंक भी बेच लेता है। मतलब पैसे दो कुछ भी कराओ। और अब एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है भाई साहब। अब अजय देवगन क्राइम पेट्रोल भी करने वाला है। अगर आपको याद हो तो अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल किया करता था, बेचारा टीवी एक्टर था। लेकिन अजय देवगन को लगा कि अगर वो क्राइम पेट्रोल करेगा तो भाई साहब उसका स्टारडम बहुत ऊपर चला जाएगा, लोगों में उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा लोग उसको जानने लगेंगे जो जानते नहीं हैं। तो यही वजह है कि अब अजय देवगन साहब क्राइम पेट्रोल भी किया करेंगे। भाई साहब कोई ऐसा काम है क्या जो आपने नहीं किया या आप नहीं करने वाले हो? ऐसा कोई काम छोड़ मत देना, आपको कसम है भाई। सही है भाई साहब। बूढ़ी मलिका शेहरावत, एक बच्चे की अम्मा, मिठाई के बहुत बड़े शोरूम की मालकिन, कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है, न्यूज में बनी रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा कहती रहती है, कंट्रोवर्सी होती रहती है। एक जमाना वो था जब ये कहा करती थी कि महेश भट्ट इसका बहुत बड़ा दीवाना है, इमरान हाशमी इसका बहुत बड़ा दीवाना है। फिर एक जमाना वो भी आया था जब इसने कहा था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा इसका बहुत बड़ा दीवाना है, इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये मैडम ऑफिशियली ये भी कह चुकी है कि बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स थे जो इसके साथ सोना चाहते थे, ये उनके साथ नहीं सोई थी, यही वजह है कि इसने बहुत सारी फिल्में छोड़ दी थी। हालांकि ये बहुत बड़ा सफेद झूठ है। इसको जो भी फिल्म ऑफर हुई जिंदगी में, इसने कभी किसी फिल्म को छोड़ा ही नहीं, किसी को मना किया ही नहीं। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आज की तारीख में हर टीवी चैनल एक ऐसा शो कर रहा है जैसा कि बिग बॉस हुआ करता है। तो ऐसा ही एक शो है जिसमें मलिका शेहरावत भी है। मलिका ने घर में कहा है कि इसका दीवाना आज के वक्त में टॉम क्रूज हुआ पड़ा है। मलिका जी, आपको किसी पे क्रश आया कभी? नहीं, कि सबको आप पे ही आया? सबको मेरे पे ही आता है। यार ये कैसी बात है? कभी तो टॉम क्रूज को आया हुआ आजकल। हैं? हाँ, झूठ नहीं बोल रही, मेरा फोन होता तो तुमको वीडियोस दिखाती उसके। क्या कर रहा है वो? एक बच्चे की अम्मा मलिका शेहरावत ने कहा है कि जिंदगी में कभी किसी आदमी के पीछे नहीं पड़ी, जब देखो कोई ना कोई इसके पीछे पड़ा रहता है। और आज के वक्त में टॉम क्रूज तो बहुत ज्यादा इसके पीछे पड़ा हुआ है, वो तो इसके लिए बिल्कुल पागल है। इसके बिना वो मर ही जाएगा अगर ये उसको ना मिली। साला एक ही जीवन में क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने मुझे किस गोले पे भेज दिया जहां मलिका जैसी लड़कियां रहती है। टॉम क्रूज बताओ, साला कोई छोटा मोटा एक्टर भी इसको नहीं मिला, सीधा टॉम क्रूज। अरे मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। वो टॉम क्रूज है, आप मलिका शेहरावत हो, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस। कुछ भी कहने से पहले थोड़ा तो सोचिए मैडम जी, क्या कर रही हो यार। बॉलीवुड फिल्मों की एक हीरोइन है शगुन, बेचारी काली पीली सी है, अच्छी तो दिखती नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे पंजाबी फिल्मों में ये चलती है।
जो पंजाबी फिल्में देखने वाले हैं वो इसको पसंद करते हैं। खैर जैसी भी दिखती हो, अगर लोग पसंद करते हैं तो करते हैं, बात खत्म। लोग उसकी फिल्म देखना पसंद करते हैं तो देखते हैं, बात खत्म। लेकिन आप जरा शगुन का ये डांस देखिए जो उसने एक प्राइवेट जेट में किया था कुछ एक्टरों के सामने। छत्ता ते जाके कैम हो गए, कितने होया तेन फैम हो गए, पतली होई आ तेरी आंखें कसदी, चलिए कीड़ी बड़ा प्रेम हो गया, रखे कैन काला कालिया। डांस देखा आपने, मजा आया। ये इस बात का सबूत है कि जो फिल्मों की हीरोइनें होती हैं उनको जेट में प्राइवेट मुजरा भी करना पड़ता है एक्टरों के लिए। अगर ऐसे एंटरटेनमेंट ना करे तो फिल्में नहीं मिलती। भाई साहब बात को समझिए। भाई साहब कंगना दीदी ने नेशनल टीवी पर बैठकर ऐसे ही नहीं कह दिया कि किसी भी हीरोइन को बिना सोए कोई फिल्म मिल ही नहीं सकती। आयशा खान ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि बिना सोए किसी को फिल्मों में काम मिल ही नहीं सकता। ये जो हीरोइनें हैं इन बेचारियों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है एक फिल्म के लिए। भाई साहब आपको पता ही है आजकल हमारे पीएम मोदी जी इंस्टाग्राम पर आ गए हैं। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन एक रील डाल रहे हैं। बच्चे उन रील्स को देख रहे हैं और फिर उन रील्स के ऊपर रील्स बना रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर उन रील्स की भरमार है। तो आप जरा सुनिए जो यंग बच्चे हैं वो मोदी जी को क्या क्या सलाह दे रहे हैं। मोदी जी अब आप रील के मैदान में कंटेंट क्रिएशन में उतर ही गए हैं, तो पहली बात तो ये कि अब आपको रोज पोस्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग ऐसे लत सी लग गई। कल आपने वीडियो नहीं डाला, हम लोग वेट कर रहे थे कि आपका वीडियो नहीं आया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अब अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू ड्रॉप द वीडियो ऑफ योर कोरियन स्किन केयर रूटीन। हम सारी बैडीज जानना चाहते हैं कि आपकी चमकती दमकती त्वचा का राज क्या है, जो आपने अपना बैकग्राउंड चेंज किया है, बढ़िया सा आउटफिट डाला है ना, एंगल आपने चेंज किया और एकदम हुक के साथ आपने वीडियो स्टार्ट किया। हमें बहुत पसंद आ रही है। अब एक चटपटा सा स्किन केयर रूटीन मिल जाए तो मजा। देख लिया आपने, सुन लिया आपने, यंग बच्चे मोदी जी को क्या क्या मशवरा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं ये मोदी जी के फुल मजे ले रहे हैं। ये तो बच्चे हैं, ये किसी के नहीं है भाई साहब। इनको बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। ये किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं। बॉलीवुड में एक महाफ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है वरुण धवन, जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। इस भाई की पिछली 12 फिल्में डिसास्टर है लाइन से। तो अब इसको ये पता चल चुका है कि ये हीरो तो नहीं बन सकता और यही वजह है कि अब बेचारा वरुण धवन वायरस की एक हॉरर फिल्म कर रहा है। एक्चुअली जब कोई भी एक्टर ये मान लेता है कि भाई उसको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, वो हीरो नहीं है, अब पब्लिक को उसकी फिल्म नहीं देखनी, तो फिर वो हॉरर फिल्म करता है। कोई भी एक्टर हॉरर फिल्में इसलिए करता है क्योंकि हॉरर फिल्मों के दर्शक अलग हैं। उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म में हीरो कौन है, उनको हॉरर देखने जाना है। तो अगर वरुण धवन किसी हॉरर फिल्म का हीरो है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म में है या नहीं है, क्योंकि जो दर्शक उस फिल्म को देखने जाएंगे वो तो इसलिए देखने जाएंगे कि वो एक हॉरर फिल्म है। और ठीक इसी तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा भी एकता कपूर की एक हॉरर फिल्म में काम कर रहा है। सिद्धार्थ के पास भी कोई और फिल्म नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों ने ही ये मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये स्टार्स नहीं है, पब्लिक को इनकी फिल्में नहीं देखनी, पब्लिक को ये दोनों बेचारे पसंद नहीं हैं। ये भी आज की तारीख में उतने ही बड़े सुपरस्टार्स हैं जितना कि अर्जुन कपूर। प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा जी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है, जैसे कि अक्षय कुमार की रुस्तम, पैडमैन, जॉन अब्राहम की परमाणु, शाहिद कपूर की बत्ती गुल वगैरह वगैरह। और अब प्रेरणा अरोरा जी ने एक फिल्म का अनाउंसमेंट किया है जो हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी। इस फिल्म का हीरो है तेलुगु फिल्मों का उभरता हुआ स्टार किरण अव्वारम और इस फिल्म का नाम है इंद्रा पुत्रा। इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में स्टार्ट होगी और अगले साल ये फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहा है जी स्टूडियो। अजय देवगन की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है रेंजर्स। ये फॉरेस्ट के ऊपर बन रही है, यानी कि जो अजय है वो शेरों के साथ लड़ रहा है, मारपीट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें वीएफएक्स बहुत है और यही वजह है कि इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है। 200 करोड़ की ये फिल्म है। इस फिल्म का डायरेक्टर है जगन शक्ति और ऐसा बताया जा रहा है कि जगन शक्ति के काम से अजय बिल्कुल भी खुश नहीं है। यही वजह है कि जगन शक्ति को अजय ने साइड में बैठाया हुआ है, उससे कह रखा है कि भाई आप देखते जाओ, मैं इस फिल्म का डायरेक्शन करता हूं। तो इस फिल्म का डायरेक्शन अजय खुद कर रहा है
और ये आप सभी लोग जानते हैं कि अजय डायरेक्टर भी है। अजय इससे पहले भी कई फिल्मों का डायरेक्शन कर चुका है, ऑफिशियली कर चुका है। और इससे पहले भी जगन शक्ति की एक फिल्म को बंद कर दिया गया था यही बताकर कि इस भाई को डायरेक्शन नहीं आता। उस फिल्म का हीरो था टाइगर श्रॉफ। उस फिल्म को 40% शूट कर लिया गया था, लेकिन जो उस फिल्म के निर्माता थे जब उन्होंने रशीद देखे तो उनको लगा कि इस भाई को डायरेक्शन नहीं आता। यही वजह है कि उन्होंने उस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जगन शक्ति इस फिल्म को पहले कुमार मंगत जी के पास लेकर गया था। कुमार मंगत जी ने इस कहानी को सुना था और उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया था। उसके बाद जगन शक्ति गया लव रंजन के पास, लव रंजन को कहानी सुनाई। लव ने कहा कि कुमार जी को कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि यह फिल्म सुपरहिट होने वाली है और जब मैं अजय से कहूंगा तो अजय इस फिल्म को करने से मना नहीं करेगा। तो लव अजय के पास गया, अजय को समझाया कि भाई साहब आप इस फिल्म को कर लीजिए, यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, इस फिल्म के बाद आप बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। यही वजह है कि यह फिल्म बन रही है। यानी कि इस बॉलीवुड में सब कुछ मैनिपुलेशन के साथ होता है, यहां सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता भाई साहब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज सन्नी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 भी रिलीज हुई है। पहले ही शो के साथ सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने और मैं ऐसा मानता हूं कि यह फिल्म फ्लॉप हुई है सिर्फ और सिर्फ आमिर खान की वजह से। आमिर खान ही अकेला वो आदमी है जिसकी वजह से यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। आमिर खान की ये कोई पहली फिल्म नहीं है जो सुपर फ्लॉप हुई है। आमिर की पिछली 5 से 6 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान सुपर फ्लॉप हुई थी, उसके बाद से आज तक आमिर खान की कोई भी फिल्म नहीं चली। आमिर खान के बावले बेटे जुनैद खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लौयापा यानी कि चुतियापा। उस फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर खान अपने बेटे के साथ ऑल ओवर इंडिया घुमा था, उस फिल्म का प्रमोशन किया था और पहले ही दिन वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। उसके बाद आमिर खान के बावले बेटे की एक और फिल्म आई जिसका नाम था एक दिन और उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए भी आमिर खान जुनैद के साथ पूरे इंडिया में घुमा था। सब जगह आमिर खान ने कहा था कि मेरे बेटे की फिल्म आने वाली है, बहुत अच्छी फिल्म है, आप इस फिल्म को जरूर देखना। वो फिल्म भी पहले ही दिन सुपर फ्लॉप हो गई थी। आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और हैप्पी पटेल को भी आमिर ने पूरे इंडिया में प्रमोट किया था। आमिर पूरे इंडिया में गली गली घुमा था, लोगों से कहा था कि उसकी फिल्म को देखे और किसी ने नहीं देखा था। वो दोनों फिल्में भी पहले ही दिन सुपर फ्लॉप हो गई थी। आमिर खान की एक फिल्म आई थी सितारे जमीन पर, उस फिल्म को भी प्रमोट करने के लिए आमिर खान पूरे इंडिया में घुमा था। वो फिल्म भी बहुत बड़ी डिसास्टर हुई थी। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शायद वो फिल्म फ्लॉप नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आमिर खान की 10 सालों में सबसे बड़ी डिसास्टर फिल्म वही थी। वो एक ऐसी फिल्म थी जो OTT पर भी रिलीज नहीं हुई थी। आमिर खान को आखिर में YouTube चैनल पर उस फिल्म को रिलीज करना पड़ा था। कहने का मतलब यह है कि जबकि आमिर को पता है कि आमिर खान के कहने से किसी ने भी उसकी फिल्म को नहीं देखना है, जबकि आमिर को अच्छी तरह पता है कि आज की तारीख में किसी को भी उसकी शक्ल देखनी ही नहीं है, जबकि आमिर को अच्छी तरह पता है कि आज की तारीख में वो बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर है, वो उतना ही बड़ा एक्टर है जितना कि अर्जुन कपूर। इसके बावजूद भी आमिर खान हर फिल्म का प्रमोशन करने जा रहा है पूरे इंडिया में और लोगों से कह रहा है कि उसकी फिल्म को देखें। अरे भाई साहब, आपको पता है कि आपकी वजह से ही ये फिल्में नहीं चल रही हैं। जैसे ही आप पब्लिक को ये बताते हो कि वो फिल्म आपकी है, वैसे ही पब्लिक ये डिसाइड कर लेती है कि उनको आपकी फिल्म नहीं देखनी। तो एक्चुअली ये फिल्में फ्लॉप हो रही हैं सिर्फ आपकी वजह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी फिल्म का प्रमोशन मत कीजिए, अपने घर बैठिए। लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वो आपकी फिल्म है। अगर उनको यह पता चल गया कि आपकी फिल्म है तो भाई साहब उस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, आप मान लीजिए। क्योंकि जो हरकतें आप असली जिंदगी में कर चुके हो वो इतनी घटिया हरकतें हैं कि पब्लिक को आपसे बहुत ज्यादा नफरत हो गई है। पब्लिक को आपकी फिल्म किसी भी हाल में देखनी नहीं, फ्री भी नहीं देखनी है। 2 आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। 9 अक्टूबर को डबल ढोल के आयुष्मान खुराना की एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है उड़ता तीर। उड़ता तीर आयुष्मान को वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है तो फिल्म का नाम भी वही है, बढ़िया है। फिल्म की हीरोइन है सारा अली खान और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर की कंपनी धर्मा ने। जाहिर सी बात है, धर्मा की फिल्म है तो पब्लिक की बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी और जो इस फिल्म के एक्टर्स हैं उनको भी ये पूरी उम्मीद होगी कि ये फिल्म सुपरहिट होगी। अब ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है। श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा की भी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है ए था। ये फिल्म रिलीज होगी 4 दिसंबर को
और मैं आपको बता दूं कि 4 दिसंबर को अक्षय कुमार की भी एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसको डायरेक्ट किया है अनीस बज़मी ने, जिसके प्रोड्यूसर है दिल राजू। इस फिल्म में अक्की के साथ है विद्या बेलन और राशि खन्ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों फिल्मों का टकराव होगा और देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी फिल्म जीतेगी, कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फ्लॉप होगी। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म में हीरो की भूमिका निभाएगा हर्षवर्धन राणे। मुंबई पुलिस में एक ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम है दया नायक, उसी की बायोग्राफी पर इस फिल्म को बनाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दया नायक की बायोग्राफी पर इससे पहले भी फिल्म बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये नई फिल्म उस पुरानी फिल्म से किस तरह से अलग होगी। इस वक्त इस फिल्म की कास्टिंग की जा रही है और जल्दी ही बाकी स्टार कास्ट का ऐलान किया जाएगा। उर्मिला मातोंडकर ने किसी जमाने में मोहसिन से शादी की थी। जब उर्मिला की शादी हुई उस वक्त मोहसिन उर्मिला से 10 साल छोटा था और जब ये शादी हुई मैंने उसी दिन कहा था कि ये शादी चलने वाली नहीं है। ये शादी कुछ सालों तक जरूर चल सकती है लेकिन फाइनली इस शादी का टूटना तय है। इन दोनों का डिवोर्स होना पक्का है। ये दोनों जिंदगी भर साथ नहीं रह सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक लड़का लड़की से 10 साल छोटा है तो जाहिर सी बात है वो शादी हमेशा के लिए चल ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब उर्मिला मोहसिन को क्रिटिसाइज कर रही है और कह रही है कि मोहसिन ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, मोहसिन एक धोखेबाज था, मोहसिन अच्छा लड़का नहीं था। अरे मैडम जी, मुझे आप ये बताइए कि आप एक कश्मीरी मुस्लिम लड़के से शादी क्यों कर रही थी? क्या हिंदुस्तान में बाकी लड़के सब मर गए थे? क्या मुंबई में और लड़के रहे ही नहीं थे? और एक लड़का जो आपसे 10 साल छोटा है उसके साथ आपने शादी क्यों की थी? क्या आप इतनी बावली हो कि आपको यह भी नहीं पता कि जो लड़का आपसे 10 साल छोटा है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा? तो उर्मिला जी, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अब आप उस लड़के को गालियां दें या ना दे, उसको क्रिटिसाइज करें या ना करें, हुआ तो वही है जो होना था। और मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा गलती आपकी थी, उस लड़के की नहीं थी, क्योंकि वो तो बेचारा बॉलीवुड में आया था हीरो बनने के लिए। अब अगर आपने उसको अपने घर में रख लिया था, आपने उससे शादी कर ली थी, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम थी ना, उसकी क्या प्रॉब्लम थी बेचारे की? बंटवारा 1947 में एक लड़की भी है जिसका नाम है कनिका कपूर और इस लड़की ने अपने इंटरव्यू में रिवील किया है कि इसकी कास्टिंग की है आमिर खान ने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कास्टिंग करना किसी भी फिल्म के डायरेक्टर का काम है। जो फिल्म का डायरेक्टर होता है वही डिसाइड करता है कि उसकी फिल्म में कौन फिट होता है, उसकी फिल्म में कौन एक्टर होना चाहिए, कौन एक्ट्रेस होनी चाहिए। और कभी कभी फिल्म का हीरो भी ये डिसाइड करता है कि फिल्म में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। तो इस फिल्म का ना तो हीरो आमिर खान है और ना ही इस फिल्म का डायरेक्टर आमिर खान है। इस फिल्म का डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी, हीरो है सन्नी देओल। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आमिर खान ने इस फिल्म में इस लड़की की कास्टिंग क्यों की। आमिर खान तो सिर्फ प्रोड्यूसर है, आमिर खान का हक ही नहीं बनता किसी भी लड़की की कास्टिंग करने का। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फिल्म में जितने भी लड़के हैं बाकी सब की कास्टिंग राजकुमार संतोषी ने ही की है, खाली इस लड़की की कास्टिंग आमिर ने की है। अच्छा, जो लड़की के बयान है वो इतने अपोजिट हैं कि उन्हीं से सब कुछ पर्दाफाश हो जाता है। लड़की बताती है कि वो पहली बार आमिर खान से 2023 में मिली थी और पिछले 3 साल से वो आमिर खान के टच में थी। लड़की ने खुद ही आगे कहा है कि जब मेरा ऑडिशन हो रहा था तो आमिर खान थोड़ी देर के लिए आया था और ऑडिशन में देखते ही उसने कहा कि यार ये लड़की कौन है ये लड़की, इसकी एक्टिंग बहुत कमाल है भाई, ये बिल्कुल परफेक्ट है और संतोषी जी ये लड़की इस रोल के लिए बिल्कुल फाइनल है, इसको फाइनल कर लीजिए, मैं इसका एग्रीमेंट बना देता हूं। तो जब आमिर खान 2023 से लड़की को जानता था तो आमिर खान ये क्यों कह रहा था कि ये लड़की कौन है और इसकी एक्टिंग तो बहुत ही कमाल है? इसका मतलब यह है कि आमिर खान जानबूझकर डायरेक्टर को यह बताना चाहता था कि वो इस लड़की को नहीं जानता, बल्कि इस लड़की का जो ऑडिशन है वो कमाल का है। उसने एक्टिंग देखी और वो एकदम कायल हो गया। यही वजह है कि उसने संतोषी से कहा कि आप इस लड़की को फिल्म में ले लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आमिर खान पहले ही ये डिसाइड कर चुका था कि इसी लड़की को फिल्म में कास्ट करना है। और क्यों करना है वो तो आप जानते ही होंगे। आमिर खान जितना छोटा है उतना खोटा है भाई साहब, बहुत पहुंची हुई चीज है ये आदमी।
अगर आपको याद हो तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी आमिर खान ने हीरोइन की कास्टिंग खुद ही की थी और वो हीरोइन थी सना फातिमा शेख। और जब आमिर खान से सवाल पूछा गया, आमिर खान की थुथु हुई, तो आमिर खान ने एक ऑफिशियल बयान दिया था प्रेस में कि हमने इस लड़की की कास्टिंग नहीं की, बल्कि वायरफ ने खुद ही इस लड़की की कास्टिंग की है, जबकि वो सफेद झूठ था। एक्चुअली आमिर खान ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को कास्ट किया था उस फिल्म में। और आमिर खान कितनी शादियां कर चुका है, क्या क्या लाइफ में कर चुका है, वो तो आप लोग जानते ही हो। तो ये आदमी किस तरह का आदमी है आप समझ लीजिए। कमेंट्स भी पढ़ देता हूं, नहीं पढ़ूंगा तो आप लोग कहेंगे कि कमेंट्स क्यों नहीं पढ़े। सौरभ मलिक का कहना है, सर आपके रिव्यू देख के मूड सही हो जाता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कुलदीप सिंह का कहना है, यश ने कियारा की मिठाई खा ली, बस बात खत्म। अब ये तो भाई आपको पता होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। अजय का कहना है, व्हाट इज द नेम ऑफ दोज टू गर्ल्स। नाम नहीं बताऊंगा भाई साहब, उनको पब्लिसिटी मिल जाएगी नाम बताऊंगा तो। डेमी का कहना है कि जो यश की फिल्म टॉक्सिक है उसमें जो विलन बना है बिना दाढ़ी वाला, वो भी यश ही है। ये बिल्कुल सही है कि मुझे नहीं पता था कि वो यश है, क्योंकि मैंने यश को फिल्म KGF आने से काफी सालों पहले बिना दाढ़ी के देखा था और वो एकदम चूजा दिखता था, अजीबो गरीब किस्म का बंदा दिखता था। लेकिन टॉक्सिक के ट्रेलर में मैंने उसको बिना दाढ़ी के पहचाना ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा घटिया दिखता है ये बिना दाढ़ी के, इतना बड़ा चूजा दिखता है बिना दाढ़ी के। बताइए आप, जो बंदा ऐसा दिखता हो वो अपने आप को सुपरस्टार मानता है। थोड़ी तो शर्म करिए भाई, शक्ल तो देख ले बिना दाढ़ी के अपनी शीशे में। अरे मेरे भाई, अगर तू भी हीरो है तो दुनिया का कोई भी आदमी सुपरस्टार है, मेरी बात मान ले तू। सिकंदर विश्वास का कहना है कि यार के भाई आप अपना एपिसोड्स का नाम रखो बॉलीवुड चमचम प्लीज सर। थैंक यू। नरेंद्र का कहना है, भाई कुछ भी हो लेकिन तेरी देशद्रोही जितनी डिसास्टर कोई मूवी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्रिया। बॉलीवुड में एक प्रोडक्शन हाउस है एक्सेल। अब उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला है और कहा है कि जितने भी यंग फिल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, वो सब हमारे पास आए, हमारे को कहानी सुनाएं और हम उनकी फिल्मों को बनाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि अब यंग टैलेंट की बॉलीवुड को जरूरत है, यंग टैलेंट को बॉलीवुड को संभालना होगा। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा ड्रामा है, क्योंकि जो भी एक्सेल में जाएगा उससे यह कहा जाएगा कि वो पहले तो 2-3 लोगों को कहानी सुनाए, अगर उनको वो कहानी पसंद आई तो फिर वो आगे किसी और को सुनवाएंगे, अगर उनको भी कहानी पसंद आई तो फिर उनको वो कहानी सुनानी पड़ेगी फरहान अख्तर को और रितेश को, और अगर वो कहानी रितेश और फरहान को पसंद आई तो फिर वो उस फिल्म को बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि फाइनली वही फिल्म बनेगी जो रितेश को पसंद है और फरहान को पसंद है। तो भाई साहब पिछले 25 साल से आप यही तो करते आ रहे हो, आप वही फिल्म बना रहे हो जो आपको पसंद है, और आज तक तो कोई भी ढंग की फिल्म आपने बनाई नहीं। 25 साल में मुश्किल से 2 या 3 फिल्में ऐसी हैं जिनको आप ये कह सकते हो कि ये फिल्म अच्छी थी, बाकी सारी फिल्में एक से बढ़कर एक वाहियात फिल्म थी, एक से बढ़कर एक कचरा फिल्म थी। तो हकीकत यह है कि जो फिल्में आप 25 साल में बनाते आ रहे हो आगे भी वैसी ही फिल्में आप बनाओगे, ये सिर्फ ड्रामा है जो आप कर रहे हो। अक्षय कुमार की एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हैवान। इसमें अक्की के साथ सैफ अली खान भी है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रात में काला चश्मा पहनकर घूमने वाले प्रियदर्शन ने। इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है और टीजर जैसे ही चालू होता है तो पहले ही सीन में एक आदमी खड़ा है जिसको पीछे से दिखाया गया है, फिर कहीं खड़ा है, कहीं जा रहा है और अभी भी चेहरा नहीं दिखाया गया है। आगे के सीन भी रात में है, यानी कि ये फिल्म एक डार्क फिल्म है और आगे जो सीन हैं वो भी ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि एक हॉरर फिल्म है, इसमें डरावने सीन हैं। फिर एक कार जाती है, एक आदमी आता है, दीवार पे ऐसे हाथ रखता है, जोर की हंसी आती है और लिखा आता है हैवान। यानी कि यहां ना तो अक्की की शक्ल दिखाई गई है ना ही सैफ अली खान की शक्ल दिखाई गई है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इससे क्या हो गया। भाई सभी को पता है कि इस फिल्म में ये दोनों ही है, तो अगर शक्ल दिखा दी जाती तो क्या बिगड़ जाता, और नहीं दिखाई तो क्या बच गया। कहने का मतलब यह है कि टीजर देखने के बाद सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि ये एक हॉरर फिल्म है। कैसी फिल्म होगी ये नहीं कहा जा सकता। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।